हम लोग शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, जालंधर, और उतरते हुए आपको आइए पहाड़ दिखाते हैं। खूबसूरत है हिमाचल, लेकिन वही है, हम लोग जिस पर काम करते हैं कास्टिज्म, वो यहाँ भी है, लेकिन खूबसूरत है हिमाचल। और जैसे मैं बता रहा था, झारखंड भी खूबसूरत था, पहाड़ था, उत्तराखंड भी था, हिमाचल भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी है। लेकिन वहाँ खनन होते हैं क्योंकि आदिवासी हैं, वहाँ स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं अभी तक। लेकिन हिमाचल में, चूंकि हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो यहाँ सारी सुविधाएं हैं। आइए पहाड़ दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये पहाड़ों में आबादी भी है। ये देखिए, हम लोग स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं और खूबसूरत पहाड़ियाँ, मनोरम दृश्य हैं और जगह जगह आपको शॉप मिलेंगी। तो हिमाचल का अच्छा विकास हुआ है। यहाँ कोई माइनिंग्स नहीं होती है। यहाँ फैक्ट्री के नाम पर सिर्फ 2 फैक्ट्रियाँ हैं, दो सीमेंट, एक अंबुजा और एक एसीसी। बाकी यहाँ कहीं भी कोई खनन को परमिशन नहीं होती है। लोग विरोध करते हैं और सरकार मान लेती है। लेकिन वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ में ये फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि वहाँ आदिवासी है, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये चीर के पेड़ हैं, देवदार के जैसे ही हैं, लेकिन चीर है ये। और ये हाईवे पर देखिए, सकरी सी हाईवे है, लेकिन पहाड़ों में बाकी राज्यों में इतना भी विकास नहीं हुआ है। तो ये जो देवभूमि है, उत्तराखंड और हिमाचल, इसका समुचित विकास है। बाकी पहाड़ी राज्यों की तुलना में बात करेंगे, बढ़िया यहाँ काम हुआ है। यहाँ पर्यावरण का बहुत रखरखाव है, टूरिज्म पर बहुत काम हुआ है। लेकिन बाकी राज्यों में जहाँ आदिवासी हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चूंकि वहाँ ट्राइबल्स हैं ज्यादा, यहाँ सबसे कम ट्राइबल्स हैं 3%, बाकी एससी शेड्यूल कास्ट 25% के आसपास है। जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा है यहाँ। तो इन्होंने अपने लिए सब इसको स्वर्ग बना रखा है, ऐश का बना रखा है। बाकी लोगों को इतनी किस्मत अच्छी कहाँ है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी आवाज नहीं है। तो सोचिए, पहाड़ी राज्यों की ये सच्चाई है जो आपको और कोई नहीं बताएगा। ये देखिए, घाटी में हम लोग घूम रहे हैं। हमारे साथ खास हमारे मेहमान हैं, दोस्त हैं, धर्मशाला से हैं, और इनकी वजह से ही हम लोग इधर घूम पा रहे हैं। मतलब आप कभी हिमाचल से बाहर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? अपने हिमाचल से बाहर जाते हैं तो दुनिया की जो भाग दौड़ है और जो कट थ्रोट सिस्टम इस वक्त अपनाए हुए पूरा संसार और हमारा भारत भी, हमें अपना काम निपटा करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की जल्दी होती है, ताकि हम अपने वातावरण में आकर के रहना पाए। बाहर जाकर के घुटन महसूस होती है और बड़ा अजीब सा लगता है कि हम कहाँ आ गए। और यहाँ लेकिन कास्टिज्म बहुत है, जातिवाद बहुत है। मंदिरों में आज भी प्रवेश का परमिशन नहीं है। हाँ, ऐसा है। पर कुछ एक जो जगहें हैं जो जिनको इंटीरियर बोलते हैं, उनमें अभी भी बहुत ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव। लेकिन शहरों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अभी हिमाचल में नौकरियों में कल बता रहे थे, टीचर की वैकेंसी में इतनी गड़बड़ियां हुई, रिजर्व कैटेगरी के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है, जनरल वालों को शेड्यूल कास्ट में डाला जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब में, जब से बीजेपी आई है। सरकार की ऐसी ही दमनकारी नीतियां जो हैं वो जैसे पूरे देश में, वैसे हिमाचल में भी है, उसी तरह से है। अच्छा, तो हिमाचल में चुनाव भी है इस बार, क्या ओपिनियन है आपका? 12 तारीख को वोटिंग है, क्या लग रहा है?
वैसे तो देखा जाए तो ये रिवायत रही है हिमाचल की, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक अपना कंप्लीट करने के बाद दोबारा रिपीट नहीं हुई है। लेकिन इस बार भी बदलाव की जो लहर है वो है कांग्रेस की तरफ, लेकिन एक ही डर है मुझे, और उसका जो है मैं पूरे ठोस सबूतों के साथ कह सकता हूँ कि बेशक सीटें जो है कांग्रेस की ज़्यादा आएंगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर पता नहीं किस तरह की मानसिकता विकसित हो गई है कि उनके जो एमएलएज हैं वो एकदम से पैसे की लालच में आकर के उनके मुख से लार टपकती है और अपनी पार्टी को, लोगों के दिए हुए वोटों को दगा दे करके वो पैसे में नहीं, जो भी सवर्ण समाज के कैंडिडेट हैं वो आराम से चले जाते हैं उसमें। मैं वही बोल रहा हूँ ना। रिजर्व सीट यहाँ कितने हैं, 16 या 17? मेरे ख्याल में 19 है, 16 SC की हैं और 3 ST की हैं। तो 17, 18, 19 रिजर्व सीटें हैं। तो पिछली बार शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार वो नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे रिजर्व है वहाँ पे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना कैंडिडेट तो जनरल में नहीं, जनरल सीटों पर नहीं देते हैं। ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण यहाँ कैंडिडेट है। OBC की हालत सुना है सबसे ज्यादा खराब है यहाँ, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। 27% रिजर्वेशन भी नहीं है। उनको खुद को पता नहीं है कि हमें इतनी रिजर्वेशन है। उनसे जब पूछा जाता है कि हाँ रिजर्वेशन है पर कितनी है, कोई पता नहीं है। अच्छा, और ये स्थिति है। रिजर्वेशन भी कैसे मिली है वो भी नहीं है पता। कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? आपकी 2 बच्चियां, एक लॉ कर रही हैं, एक फॉरेंसिक साइंस में है। बहुजनों की पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बात करें तो क्या स्थिति है? मैं तो ये समझता हूँ कि जो थोड़ा सा जागृत है आज के समाज में वही आगे बढ़ पाएगा। हमें हमारे बाप ने पढ़ाया, हमारे फादर ने पढ़ाया, हम शिक्षा की अहमियत को जान गए और हम अपने बच्चों को आगे अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाए। बेशक हमें संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जागृत, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि जितना ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है उससे जिसको पता नहीं है ये इंटरनेट का, दुनिया का, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। वो मुश्किल है उसके लिए ये सारा कुछ शिक्षा के सिस्टम को समझ पाना। तो बातचीत भी सुनिए और शानदार ये जो शानदार जो नज़ारे हैं उसके भी आप देख सकते हैं। खूबसूरत राज्य है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि खूबसूरती के साथ साथ जातिवाद अगर इस देश से खत्म हो जाए तो बेहतर मुल्क है। लेकिन यहाँ आप स्टेट बाय स्टेट हर राज्य में जाइए, गरीबों की वही जातियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी। और ये देखिए खूबसूरत राज्य। तो बहुजन समाज की स्थिति लेकिन बदली है, अब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचने लगे हैं। हाँ, नई जनरेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारे जो अभी कुछ लोग हैं, कुछ क्या ज्यादातर लोग जो हैं अभी भी शिक्षा को अहमियत ना दे करके एक जो बेसिक शिक्षा है वहीं तक सीमित रह जाते हैं। धर्म का बड़ा प्रभाव है यहाँ। देवभूमि कहते हैं उसको, कैसे बाबा साहब फुले, पेरियार, अम्बेडकर को कितना जान रहे हैं लोग। मुझे नहीं लगता 1% भी ये SC ST OBC के लोग जो हैं अम्बेडकर को या फुले साहब को या सावित्रीबाई को जानते हो। वो बेशक सरस्वती की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन विद्या की जो देवी है, जो जिसने की एक शिक्षा के प्रति आंदोलन चलाया था लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, वो कभी उनका नाम भी मेरे को लगता है वो जानते हैं। और खैर उनकी भी ये गलती नहीं है, उन तक वो माध्यम पहुंचने ही नहीं पाए, उन तक विचारधारा या उनके बारे में कभी पहुंच ही नहीं पाते, तो उनको भी कहाँ से पता चलेगा। क्योंकि हमें जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसमें भी उनको जगह नहीं है। तो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा है हिमाचल, और कुल्लू, मनाली, शिमला, लाहौल स्पीति ये तमाम हैं। खेती है, लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन जातिवाद का जो जहर है
वो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है यहाँ भी। और ये देखिए, लेकिन जो सबसे खास है यहाँ वो कि जिस तरह से बाकी के राज्यों में जहाँ आदिवासी हैं वहाँ तो खनन है, माइनिंग है, लेकिन यहाँ माइनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं और उन्होंने अपने राज्य को आंदोलन के जरिए या जैसे भी हो बचा कर रखा हुआ है। तो मोबाइल वाले अपने कैमरे से मैं आपको खूबसूरत हिमाचल का सैर करा रहा हूँ। और हम लोग अभी शिमला से नीचे की तरफ जा रहे हैं, लगभग 3000 फुट की ऊंचाई से नीचे जा रहे हैं। मैं 4000 फुट की ऊंचाई तक भी यहाँ रुका हूँ। तो ये देखिए, शानदार घाटी है ये और खूबसूरत मुल्क है ये। और हम सब की जिम्मेदारी है कि संविधान लागू हो, बराबरी हो, समानता हो और ये मुल्क और बेहतर बने। तो इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कैसा लगा हिमाचल, खूबसूरत हिमाचल, वो भी बताइए। तो ये था खूबसूरत हिमाचल। भारत से जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाए, संविधान लागू हो जाए, खूबसूरत देश है ये, प्यारा देश है, संसाधन वाला देश है और खूबसूरत और प्यारा हो जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।